नमस्कार दोस्तों, मैं पुनः एक बार आपके अपने परिवार के सक्सेस हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। और अभी तक हमने शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को जाना। अब शिक्षा के आगे के पहलुओं में हमें आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आदर्शवाद की चर्चा करते हैं कि शिक्षा में आदर्शवाद। हेडिंग डालिए, शिक्षा में आदर्शवाद। शिक्षा में आदर्शवाद, यह हेडिंग आप सभी लोग डालें और इसके बारे में चढ़ते हैं। एजुकेशन में विचारवाद या आदर्शवाद या प्रत्ययवाद इसे कहते हैं। इसके उपनाम देखें, विचारवाद, इसको विचारवाद भी कह लेते हैं या आदर्शवाद भी कहें इसे, या इसको क्या कह लेते हैं, आदर्शवाद भी कह लेते हैं, या इसे प्रत्ययवाद भी कह लेते हैं, प्रत्ययवाद भी कह देते हैं। ये आइडियलिज्म होता है, आइडियलिज्म। आइडियल का मतलब क्या होता है, विचार या प्रत्यय से। आइडियल का मतलब क्या होता है, विचार या प्रत्यय से। लिज्म का मतलब होता है वाद, ये जोड़ दिया जाता है साथ में सब। तो आदर्शवाद जो होता है यह हमारी सबसे प्राचीन विचारधारा है। तो आदर्शवाद सबसे प्राचीन विचारधारा है, सबसे प्राचीन विचारधारा है, तो हमारी आदर्शवाद सबसे प्राचीन विचारधारा हो गई। इसके बाद आगे देखते हैं आदर्शवाद ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद, इनमें से एक प्रश्न जरूर बनता है। आदर्शवाद विचारों एवं मान्यताओं की समेकित विचारधारा है। कैसी विचारधारा है, समेकित विचारधारा है, जिसके अनुसार इस जगत की समस्त वस्तुएं, जिनके अनुसार जगत की समस्त वस्तुएं विचार या चेतना की अभिव्यक्ति हैं। विचार या चेतना की अभिव्यक्ति हैं। ये हमारा अगला पॉइंट है। आदर्शवाद कहता है सृष्टि का सारत्व जड़ पदार्थ नहीं अपितु मूल चेतना है। अपितु क्या है, मूल चेतना है। इसके आगे कहते हैं आदर्शवाद जड़ता या भौतिकवाद तक। आदर्शवाद अगला देखें, ये पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आदर्शवाद जड़ता या भौतिकवाद का विपरीत रूप प्रस्तुत करता है। अगला देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे देखें भाई, ये प्रश्न कई बार बनता है। शिक्षा के क्षेत्र में आदर्शवाद को प्रमुखता देने वाले सर्वप्रथम प्लेटो कौन थे, प्लेटो, कमेनियस, पेस्टोलॉजी वह फ्रोवेल के नाम उल्लेखनीय हैं। वह कौन सा, फ्रोवेल के नाम उल्लेखनीय हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। आदर्शवाद शब्द की उत्पत्ति हमने बता दी, आइडियल शब्द से हुई थी। इसका मतलब होता है विचार है, वृत्त है, और लिज्म जोड़ दिया गया। इसकी लिज्म जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति हमारे प्लेटो के आध्यात्मिकवाद से हुई थी। इसके बाद हम पढ़ना है आदर्शवाद का अर्थ क्या होता है। आदर्शवाद का अर्थ, हमें आदर्शवाद का अर्थ जानना है क्या होता है। तो देखते हैं आदर्शवाद के अर्थ को और जानते हैं क्या कहता है हमारा आदर्शवाद का अर्थ। तो आदर्शवाद वह दर्शन है,
आदर्शवाद वह दर्शन है जो मन की प्रकृति को वास्तविकता मानता है, जो मन की प्रकृति को वास्तविकता मानता है, वो जो मन की प्रकृति को वास्तविकता मानता है, अर्थात जो बात सत्य वास्तविक है वह अवश्य आध्यात्मिक व मानसिक है। यह कहता है कि जो बात सत्य या वास्तविक है वह वास्तव में आध्यात्मिक व मानसिक है, वह वास्तव में आध्यात्मिक व मानसिक है। कहने का तात्पर्य यहाँ तक हमने देखा। फिर इसके बाद एक पैट्रिक की परिभाषा है, उस परिभाषा पर हम चर्चा करते हैं। इतना देखते हैं। आदर्शवाद सबसे प्राचीन धारा है। पूछा जा सकता है आदर्शवाद कैसी विचारधारा है, तो सबसे प्राचीन विचारधारा है। सृष्टि का सारथ्य कहते हैं जड़ पदार्थ नहीं अपितु मूल चेतना है। आदर्शवाद जड़ता या भौतिक बाध्यता का विपरीत स्वरूप प्रस्तुत करता है। शिक्षा के क्षेत्र में आदर्शवाद को प्रमुखता देने वाले सर्वप्रथम कौन थे? प्लेटो, कमीनियस, पेस्टोलॉजी, फ्रॉवेल के नाम उल्लेखनीय होते हैं। आदर्शवाद का अर्थ क्या होता है? आदर्शवाद वह दर्शन है जो मन की प्रकृति और वास्तविकता को मानता है, जो बात सत्य या वास्तविक होती है। हमारे पैट्रिक महोदय ने कहा है जिस प्रकार से भौतिकवाद पदार्थ में संसार को देखता है, उसी प्रकार से आदर्शवाद मन में संसार को देखता है। तो पैट्रिक महोदय का हम कथन लिखते हैं और भी काफ़ी लोगों के कथनों को अभी अध्ययन करते हैं, और यहाँ से हमारा 2 से 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। आपको इसके पूर्व ही वीडियो लगातार मिल रहे हैं और शीघ्र अतिशीघ्र आपका सिलेबस भी खत्म कराया जाएगा। पैट्रिक के अनुसार क्या है? जिस प्रकार भौतिकवाद पदार्थ में देखता है, भौतिकवाद पदार्थ में देखता है, उसी प्रकार आदर्शवाद संसार का आधार कोष्टक मन, आधार क्या है वो, आधार मन मतलब माइंड को देखता है। माइंड से तात्पर्य है माइंड को देखता है। तभी तो यह कहते हैं चेतना शब्द जहाँ से जुड़ा है वो माइंड से जुड़ा है। हमने ये चेतना वगैरह सब आपको इसके पहले जब टेट सीटेट की वीडियो आ रहे तो उस समय पढ़ाया था। अब इसके आगे हम अगला देखते हैं आदर्शवाद की और कुछ विचारधाराएं। जैसे रॉस ने एक परिभाषा दी है आदर्शवाद पे, और इन्होंने क्या कहा है? आदर्शवादियों के अनेक रूप हैं। आदर्शवाद के अनेक रूप हैं, किंतु सबका सार यह है कि मन या आत्मा ही इस जगत का पदार्थ है। मन या आत्मा ही इस जगत का पदार्थ है और मानसिक स्वरूप ही सत्य है, और मानसिक स्वरूप ही सत्य है, और मानसिक स्वरूप ही सत्य। रॉस ने कहा कि आदर्शवाद के अनेक रूप हो सकते हैं, लेकिन किंतु सबका सार यह है कि मन या आत्मा ही जगत का क्या है? पदार्थ और मानसिक स्वरूप है, यही ही सत्य है। यह रॉस महोदय ने कही। फ्रॉवेल के शब्दों में देखते हैं। इन्होंने फ्रॉवेल ने शिक्षा के बारे में एक शब्द कहा था। फ्रॉवेल के अनुसार आदर्शवाद में शिक्षा का क्या तात्पर्य था? फ्रॉवेल के अनुसार आदर्शवाद में शिक्षा का अनुसार आदर्शवाद में, क्योंकि ये आदर्शवादी थे, आदर्शवाद में शिक्षा का अर्थ क्या था इनकी नज़रों में? शिक्षा का अर्थ तो जानते हैं शिक्षा के अर्थ को, और यह कहते हैं भक्तिपूर्ण पवित्र तथा कलंक रहित जीवन की प्राप्ति। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि इनका अर्थ था कि भक्तिपूर्ण पवित्र तथा कलंक रहित जीवन की प्राप्ति करना ही फ्रॉवेल के अनुसार शिक्षा का अर्थ था। शिक्षा का अर्थ इन्होंने से पूछा, भाई शिक्षा का अर्थ आपकी नज़रों में क्या है, आपके शब्दों में क्या है? तो उन्होंने कहा भक्तिपूर्ण पवित्र तथा कलंक रहित जीवन की प्राप्ति करना ही मूलतः शिक्षा का क्या है? अर्थ है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी कुछ और परिभाषाएं। एक परिभाषा हमारी दी है, अच्छा आदर्शवादियों, मनवादी, भौतिकवादी हमने आपको पढ़ा ही दिया।
और जितने भी और पॉइंट हैं आपको इसकी डिटेल जानकारी मैं आपको यहाँ सारे पॉइंट समझा देता हूँ। और आपको यदि ये पॉइंट पढ़ना है तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। अब हम देखते हैं एक और परिभाषा हॉर्न की क्या कहती है। तो हॉर्न महोदय कहते हैं ब्रह्मांड, ये इसलिए परिभाषा बता रहे हैं, ये कभी ना कभी पूछी गई हैं। ब्रह्मांड बुद्धि और इच्छा की अभिव्यक्ति है। संसार के स्थायी तत्व की प्रकृति, संसार के स्थायी तत्व की प्रकृति मस्तिष्क है और भौतिकता की बुद्धि द्वारा व्याख्या की जाती है। और भौतिकता की बुद्धि द्वारा व्याख्या की जाती है। ये हमारा कथन किसने कहा था? हॉर्न महोदय ने कहा था। तो ये 3-4 हमारे परिभाषाएं हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। अब इसके बाद कुछ लीनियर पॉइंट जो अधिकतर बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, एक एक करके ऑप्शन में आ जाते हैं और हमें ऐसा लगता है हमने पढ़े नहीं, उन पर चर्चा करते हैं। इसके बाद फिर आदर्शवाद के संदर्भ में विद्यालय क्या था, आदर्शवाद के संदर्भ में क्योंकि आ जाता है आदर्शवाद के समय का अनुशासन बताइए किस प्रकार का था, आदर्शवाद के समय विद्यालय व्यवस्था क्या थी। तो ये 2 प्रश्न और इनके साथ ही कुछ वन लीनियर को देखते चलते हैं। पहले अपन हमारी देखें, थोड़ा बोर्ड पर सही देखेंगे, मार्क करें नहीं। हाँ, अगला देखते हैं हमारा रेने डेकार्टे का द्वितत्व सिद्धांत भी प्रसिद्ध हुआ। तो रेने डेकार्टे का द्वितत्व सिद्धांत ये रेने डेकार्टे का द्वितत्व सिद्धांत हुआ। इनका द्वितत्व से तात्पर्य पूछा गया था एक बार। तो ईश्वर के मन तथा पदार्थ दोनों की रचना, ईश्वर के मन तथा पदार्थ दोनों की रचना की है। ईश्वर ने मन तथा पदार्थ दोनों की रचना की है। यह रेने डेकार्टे ने जो द्वितत्व का सिद्धांत दिया, इसमें कहा कि इन्होंने दोनों चीज़ों की रचना की है। अगला हम देखते हैं स्टार बना के पॉइंट। डेकार्टे के बाद स्पिनोजा का सिद्धांत आया। तो स्पिनोजा का भी सिद्धांत आया। लाइबनिज का चिन्ह, तो स्पिनोजा का सिद्धांत आया डेकार्टे के बाद। इसके बाद लाइबनिज का देख लीजिए आप, लाइबनिज का चिन्हवाद दर्शन, कोष्ठक में लिख लें आप इसे, सूक्ष्म दर्शन। अगला है बर्फले ने पदार्थ के अस्तित्व को, अच्छा आत्मगत आदर्शवाद आया एक, ये देखें इंपॉर्टेंट टिक करें। आत्मगत आदर्शवाद क्या था? आत्मगत आदर्शवाद क्या था, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो आत्मगत आदर्शवाद को देखते हैं और इसने क्या कहा। बर्फले ने पदार्थ के अस्तित्व को आध्यात्मिक आधार पर ही माना है। आध्यात्मिक आधार पर ही माना है। इसलिए उसने ईश्वर को ही वास्तविक माना है। ईश्वर को ही वास्तविक माना है। ठीक है, यह आत्मगत आदर्शवाद होता है कि बर्फले ने पदार्थ में अस्तित्व को आध्यात्मिक आधार पर ही माना, इसलिए उसने ईश्वर को ही वास्तविक माना। यह हमारा आत्मगत आदर्शवाद कहता है। और आधुनिक आदर्शवादियों में कुछ विधियां दी हैं, इन विधियों को हम देख ले तो इम्पोर्टेंट करते हैं। यहाँ इम्पोर्टेंट देखें, हेगल ने तर्क विधि दी, पेस्टालॉजी ने अभ्यास विधि दी। पेस्टालॉजी तो इनकी क्या थी? अभ्यास विधि थी। कौन सी विधि थी? अभ्यास विधि थी। रेने डेकार्टे जो भी हमने पढ़ाया कि रेने डेकार्टे ने द्वितत्व का सिद्धांत दिया, इनकी सरल से जटिल विधि थी। सरल से जटिल ये विधियाँ दी। और इसके साथ साथ हम आदर्शवाद में अनुशासन और विद्यालय को भी पढ़ लेते हैं। यहाँ से प्रश्न हर साल बनता है कि आदर्शवाद में अनुशासन और विद्यालय, यहाँ से करके लगभग पूछे जाते हैं प्रश्न। एक साल पूछा गया था जब हम लोग पढ़ रहे थे उसी पर। हाँ देखते हैं भाई, आदर्शवाद में अनुशासन क्या था, हमें देखना है। अनुशासन
और विद्यालय, अनुशासन और विद्यालय, इन दो बिंदुओं पर हमें क्या करनी है, चर्चा करनी है। तो अनुशासन को जानते हैं, फ्रॉवेल के शब्दों में इन्होंने कहा, फ्रॉवेल ने कहा कि बालक पर नियंत्रण करते समय, बालक पर नियंत्रण करते समय, फ्रॉवेल के कथन है, करते समय उसकी रुचियों का ध्यान रखा जाना चाहिए, उसकी रुचियों का ध्यान रखा जाना चाहिए, रखा जाना चाहिए एवं प्रेम तथा सहानुभूतिपूर्ण, एवं प्रेम तथा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए। ये हमारा क्या था, अनुशासन पर टिप्पणी की थी। मतलब इनके समय में अनुशासन में कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती थी, जिस तरह से मुगलकालीन शिक्षा में दंडात्मक कार्रवाई होती थी। इनके समय में सिर्फ आदर्शवाद में क्या कहा गया, भाई उसकी रुचियों को ध्यान में रखते उस पर नियंत्रण तो करें, कंट्रोल तो करें। क्योंकि प्रकृतिवादियों ने, जब प्रकृतिवाद पढ़ाएंगे इसके बाद, तो प्रकृतिवादियों ने तो अपने बच्चों को कह दिया भाई उसको खुला छोड़ दो, जो करना है मन की मर्जी करने दो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन उसकी रुचियों के हिसाब से होना चाहिए, आप इतना भी उसे खुला ना छोड़ें। विद्यालय, इन्होंने विद्यालय के बारे में एक तथ्य दिया है और विद्यालय के बारे में कहा है, विद्यालय के बारे में इन्होंने कहा है कि भाई विद्यालय ही एक ऐसा स्थान है जहाँ से सारी सामाजिक व्यवस्थाएं सीखते हैं, और सामाजिक व्यवस्थाओं को सिखाने पर आदर्शवाद ने सबसे ज़्यादा जोर दिया। तो इसलिए इन्होंने विद्यालय को ही बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वोत्तम साधन माना है। और आदर्शवाद की यदि हम परिभाषा कहें तो 4 पक्षों में कही जाती है आदर्शवाद की परिभाषा। देखो एक यहाँ कथन इंपॉर्टेंट देख लें, विद्यालय के बारे में उन्होंने बता दिया, आपको लिखना है ये विद्यालय में हमें सामाजिकता प्राप्त होती है और आदर्शवाद सामाजिकता को मानता है। आदर्शवाद मन की चेतना को मानते हुए ये मानता है कि बच्चे को यदि अनुशासन ही बनाना है, चरित्रवान बनाना है, आदि सारी चीज़ें हमारे विद्यालय के परिसर में ही मिलेंगी। जबकि प्रकृतिवाद में विद्यालय पर ज़्यादा जोर ना देकर उन्होंने कहा भाई प्रकृति के द्वारा ही सीखने दो। तो इसलिए आपको जब एक और इसके बाद हम वीडियो आएंगे तो उसमें जो बनलीनियर क्वेश्चन होते हैं, तो तीनों का आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद, तीनों के आपको एक बनलीनियर का वीडियो बना के 20 मिनट का देंगे, जिसमें से कम 10 नंबर आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखते हैं भाई, आदर्शवाद की परिभाषा को 4, आदर्शवाद की 4 परिभाषाओं में बांटा गया। 4 परिभाषाओं में कौन कौन सी बांटी गई? पहला हमें कहा गया आत्मनिष्ठ आदर्शवाद, आत्मनिष्ठ आदर्शवाद। दूसरा कहा गया वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ। तीसरा कहा गया निरपेक्ष, निरपेक्ष आदर्शवादी, वस्तुनिष्ठ आदर्शवादी। और दूसरा कहा गया पश्चात्मक आदर्शवादी, आदर्शवादी। इन सब के प्रवर्तक थे सुकरात, प्लेटो, डेकार्टो, स्पिनोजा और हीगल आदि आदि पर हमने चर्चा की। और इस तरह से हमारा आदर्शवाद खत्म होता है। अब इसके बाद आपको प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद का वीडियो बहुत जल्द ही मिल जाएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।